हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल की स्टोरी। तो आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवा आकाश के विला से निकल सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वो इस वक्त हॉस्पिटल के टॉप वीआईपी रूम में बैठा था। वो एकटक अपने सामने लेटी लड़की को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, ना चैन, ना खुशी, ना दर्द, कोई इमोशनल नहीं। चेहरा हरदम कोरे कागज की भांति शांत और खाली था। शिवा ने धीरे से उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और अपने होठों से चूम अपने माथे से लगा लिया। वो यूं ही बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि उस लड़की के हाथ हलचल करें और उसके बालों को सहलाए। लेकिन वक्त अपनी गति से पानी की तरह बहता गया, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। शिवा ने आहिस्ता से उस लड़की के हाथ को बेड पर रख दिया और एक भरपूर नजर उसके बेजान चेहरे पर डाल उस हॉस्पिटल से निकल गया। वो पैदल ही घर का रास्ता तय कर रहा था, लेकिन कोई था जो एकटक अपनी काली पोस्ट के बंद काले शीशे से शिवा को जाते हुए देख रहा था। शिवा के अपार्टमेंट में पहुंचते ही उस शख्स ने अपनी गाड़ी घुमा ली और किसी को फोन कर कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वहां से निकल गया। शिवा अंधेरे में खड़ा अपनी हरी आंखें उस कार के ऊपर गड़ाए था। उसने उस गाड़ी की नंबर प्लेट को एक नज़र देखा कि वहां से अपने अपार्टमेंट में चला गया। शिवा ने सो रही स्वाति पर एक नज़र मारी, फिर अलमारी को खोल उसमें एक सीक्रेट बटन प्रेस किया। उस बटन के प्रेस होते ही वो अलमारी बीच में से बट गई और शिवा एक दूसरे ही रूम में पहुंच गया। रूम इस वक्त अंधेरे से भरा था, लेकिन जैसे ही शिवा ने लाइट ऑन की, सामने की दीवार कई न्यूज़पेपर में से कट की गई फोटो सीसीटीवी फुटेज की कॉपी दीवार पर चिपकाई हुई थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच 4 लोगों की फुटेज चिपकी हुई थी। शिवा आगे बढ़ा और उनमें से एक फोटो को खींचकर दीवार से अलग कर दी। वो अपनी लाल पड़ती आंखों से उस फोटो में दिख रहे इंसान को बुरी तरह घूर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला और उस फोटो को आग लगाते हुए बड़ी ही खौफनाक लहजे में बोला, स्वाहा। उस फोटो में और कोई नहीं, अजित ओबराय था, जिसे शिवा ने मारा था। जैसे जैसे वो फोटो जल रही थी, शिवा की आंखें भी आग की भांति भभक रही थी। कुछ देर बाद शिवा उस कमरे से लौट आया और स्वाति के पास लेट गया। उसके लेटते ही स्वाति ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू गिर रहे थे। शिवा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ फेरता रहा। शिवा के अपार्टमेंट का गेट नॉक हुआ। इस वक्त सूरज ने भी ठीक से दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन आकाश महाराज के दर्शन शिवा को होने वाले थे। गेट नॉक होने पर स्वाति ने दरवाजा खोला तो सामने आकाश को खड़ा पाया। आकाश ने इस वक्त एक ब्लैक ट्रैक सूट कैरी कर रखा था। बाल बेतरबी से बिखरे थे और कुछ लटें उसकी काली आंखों के आगे झूल रही थी। इस वक्त वो बेहद हॉट लुक दे रहा था, जिससे स्वाति की नजरें चाहकर भी उसके हैंडसम फेस से हट ही नहीं रही थी। ऊपर से आकाश ने अपने सीने की ओर से जीभ खोल रखी थी, जिससे उसका सफेद चौड़ा सीना बेशर्मों की तरह बाहर झांक रहा था और स्वाति की नज़रों को भी बेशर्म बनने पर मजबूर कर रही थी। आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त कठोर थे और आंखें भी स्वाति को देख और कठोर हो गईं। अगर और कोई लड़की होती तो आकाश को उसके घूरने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वाति ऑलरेडी शिवा की गर्लफ्रेंड थी। उसके बावजूद भी वो किसी और को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरे जा रही थी। यही चीज आकाश को स्वाति पर गुस्सा दिला रही थी। इट प्रेजेंट आकाश को स्वाति एक फूटी आंख नहीं भाती थी। आकाश इंतजार कर रहा था कि स्वाति कब साइड हटे और वो अंदर जाए, लेकिन स्वाति को ना हटता देख उसे चिढ़ सी मची और ऊपर से उसका एकटक खुद को घूरता पा वो बुरी तरह झल्ला गया। ऐसी लड़की है ये, आखिर छोटे ने इसके अंदर ऐसा क्या देखा जो इसे गर्लफ्रेंड बना लिया। शक्ल तो इसकी सुअर से भी खराब है, कितना बकवास टेस्ट है
इस लड़के का। जो भी हो, अगर इस लड़की ने छोटे को धोखा देने की कोशिश की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा इसे। आकाश की सोच से अनजान स्वाति एकटक बेहद प्यार से आकाश को घूरे जा रही थी। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। आकाश था ही इतना हैंडसम कि चाहकर भी वो अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रही थी। आकाश ने गले से खांसी की आवाज़ की, जिस पर स्वाति एकदम से होश में आई। अब वो काफ़ी awkward फील कर रही थी। ओह गॉड, मैं आखिर कब से इसे घूरे जा रही थी। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। स्वाति, क्या शिवा घर पर है? आकाश ने रूड ट्यून में कहा। जी वो घर पर ही है, कहते हुए स्वाति ने गेट से साइड हट आकाश के लिए रास्ता बना दिया। आकाश ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली और सीधा अंदर चला गया। आकाश की मेल फ्रेंडनेस को फील कर स्वाति का दिल बुलेट ट्रेन की तरह भागना शुरू हो गया। एक पल को तो उसकी आंखें भी अपने आप बंद हो गईं। आकाश ने इधर उधर नजर मारी, फिर स्वाति की ओर देख बोला, कहाँ है वो? जी वो अभी टेरेस पर है, कुछ ही देर में आता होगा। आकाश ने सुना तो अगले ही पल वो रूम के बाहर था। आकाश जब टेरेस पर आया तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें एक पल को चौंधी आ गई। सामने सिवा पसीने से तरवातर तेज हवा के झोंके की तरह सामने लगे एक लड़की के रेत से ढांचे पर किक्स मार रहा था। उस लड़की के ढांचे के बाहर कई लकड़ियां लगी थी और सिवा की फिक्स पर वो बार बार घूम रही थी। उसकी फिक्स मारने की स्पीड बेहद तेज थी। अगर किसी को कह दिया जाए कि सिवा की मारी गई हर एक किक को गिने तो भी पल के झपकने की गुस्ताखी ना करे। आकाश सीने पर हाथ क्रॉस किए दीवार से टिककर खड़ा सिवा की स्किल्स को गौर से देख रहा था। वो पहले से ही शिवा की फाइटिंग स्किल से बेहद प्रभावित था। लगभग 10 मिनट बाद शिवा रुका तो अपने सामने मर्दाना हाथ में टॉवेल देखा। उसने नजरें उठा सामने देखा तो आकाश को खड़ा पाया। शिवा ने उसके हाथ से टॉवेल ले लिया और आंखें बंद करते हुए रेलिंग से टिककर खड़ा हो गया। आकाश भी उसके बगल में खड़ा हो गया और सामने उगते सूरज को देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, उस अजित ओबराय का भाई तुम्हें किसी पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। शिवा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आकाश ने उसकी ओर देखा तो हमेशा की तरह वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ आंखें बंद किए खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। आकाश मुस्कुराया और मन ही मन बोला, कभी कभी तो लगता है इसके सामने ना होकर कबीर के सामने खड़ा हूँ। वैसे उसे अजीत के साथ तुम्हारी ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो तुम्हें उसे मारना ही पड़ा? शिवा कुछ देर मौन रहा, फिर अपनी आंखें खोलता हुआ बोला, ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है? दूसरी ओर कपूर मेंशन। इस वक्त सुबह की नारंगी रोशनी फैली हुई थी। कबीर प्रिया को अपनी बाहों में जकड़े चैन की नींद सो रहा था। तभी कबीर का फोन घनघनाने लगा। कबीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन फोन के बार बार बजने की वजह से कंबल से एक छोटा सा सफेद हाथ बाहर निकला और फोन की दिशा में जाते हुए फोन को कंबल में ही खींच लिया। प्रिया ने बंद आंखों से ही फोन को कबीर के कान से सटा दिया, जो अभी जे जा रहा था। कबीर को फोन की रिंगटोन इस वक्त बेहद इरिटेट लग रही थी। कबीर कंबल को अपने चेहरे से हटाते हुए प्रिया के हाथ से फोन लिया और बिना देखे ही उसे कटकर साइड में फेंक दिया और अपने ऊपर लेटी छोटी सी खरगोश को देखा जो फिर से सो गई थी। कबीर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, छोटी शैतान, मेरी नींद खराब कर चैन से सो रही है। कबीर ने प्रिया को ध्यान से पलटा और खुद पूरी तरह से उसके ऊपर आ गया। प्रिया ने आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई। उसकी नींद उससे भी ज्यादा शैतान थी। कबीर ने टेढ़ी मुस्कान के साथ प्रिया ने छोटे से चेहरे को देखा, फिर अपने होठों को खोलते हुए उसके रुई से मुलायम गोरे गोरे गाल को अपने मुंह मुंह में सक करना शुरू कर दिया। प्रिया कबीर की इस हरकत पर परेशान हो गई। उसने नींद में कुनकुनाते हुए कबीर के चेहरे को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, कबीर जी ऐसा मत करिए, मुझे अभी नींद आ रही है। कबीर ने उसकी बात को अनसुना किया और उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ उनमें अपनी उंगलियां फंसाते हुए बेड के दोनों ओर धंसा दिया। प्रिया ने खुद के हाथों को आजाद करने की मशक की, लेकिन कबीर की लंबी उंगलियां उसकी हथेली में और कसकर लिपट गई।
कबीर जी मान जाइए ना, मुझे सोना है। सो जाओ, मैंने मना थोड़ी ना किया। कबीर उसके गालों को चूमते हुए ही बोला, पर पहले आप मुझे किस करना बंद तो कीजिए। प्रिया ने अपनी नींद से बोझिल आंखों को फड़फड़ाते हुए कहा। लेकिन कबीर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आया। वो प्रिया के गालों से होते हुए उसकी चीन को मुंह में सक करने लगा। प्रिया वापस सो ही रही थी कि कबीर के गीले होठ जैसे ही उसकी चीन से सरकते वे नीचे सर के उसकी सांसें एक बार फिर तेज हो चली। प्रिया को बेहद अजीब सा एहसास हो रहा था। कबीर के फिसलते होठ उसे सिसकियां भरने पर मजबूर कर रहे थे। कहा, कबीर जी। प्रिया की जवान लड़खड़ा रही थी। हाँ। कबीर उसकी सिसकियों से भरी आवाज सुन मुस्कुराया। प्लीज यहाँ किसी मत करिए। प्रिया की तेज चलती सांसों के बीच आवाज धीमी हो चुकी थी। क्यों, यहाँ क्यों नहीं? कबीर बीच बीच में रुकते हुए बोला। उसका चेहरा कभी प्रिया के गर्दन के एक साइड होता तो कभी फिसलते हुए दूसरी ओर हो जाता। प्लीज रुक जाइए ना, बहुत अजीब सा लग रहा है। प्रिया ने फिर विनती की। वो कबीर की इन हरकतों को झेल ही नहीं पा रही थी। कबीर ने अपनी गर्म सांसें प्रिया की गोरी गर्दन पर छोड़ते हुए आंखों में मदहोशी लिए प्रिया के छोटे से चेहरे को देखा, जो सुर्ख लाल पड़ चुका था। गोरे गोरे गाल गुलाबी रंग से ढके हुए थे, तो वही पलकें तितली की भांति फड़फड़ा रही थी। कबीर अपने गाल प्रिया के गालों से सटा रब करने लगा और धीमी आवाज में बोला, बस मुझे महसूस करो, कुछ भी अजीब नहीं है। कहते कहते कबीर के होठों ने प्रिया के ईयरलॉक को हल्के से अपने होठों के बीच दबा दिया। इस बार प्रिया की पकड़ कबीर के हाथों पर कस गई। दोनों एक दूसरे के एहसासों में डूबे हुए ही थे कि बाहर से कोई जोर जोर से गेट नॉक करने लगा। कबीर को बाहर खड़े इंसान पर गुस्सा आने लगा, जो उसके कीमती पलों में फल देने आया था। उसने प्रिया को कंबल से ढका और बोला, उठना मत, मैं देखता हूँ कौन है। प्रिया ने अपनी पलकें झपकाते हुए सर हाँ मिलाया। कबीर ने दरवाजा खोला तो सामने बाली का चेहरा आंसुओं से भरा था। छोटी, क्या हुआ तुम्हें? भाई, वो दादी को हार्ट अटैक आया है। बाली ने लड़खड़ाते शब्दों के साथ रोते हुए कहा। कबीर की नीली आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई। वो तेज कदमों के साथ बाहर जाने लगा। बाली भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, जिसे देख कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम डॉल के पास यही रुको, और हाँ, उसे अभी इस बारे में कुछ मत बताना। कबीर ने गंभीर और परेशानी के मिले जुले भावों के साथ कहा और तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। बाली ने कबीर की बात मानी और प्रिया के पास चली गई। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बाहर कबीर और विमान बॉडीगार्ड से घिरे खड़े थे। विमान का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इस वक्त कबीर ने उसे अपने सीने से लगा रखा था और उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। भाई, दादी को कुछ होगा तो नहीं ना? अचानक से उन्हें क्या हो गया? विमान बोलते वक्त बिलक बिलक कर रो रहा था। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा। दादी को लगभग 45 मिनट बाद वार्ड का गेट खुला और डॉक्टर बाहर आए। विमान हड़बड़ाते हुए बोला, डॉक्टर, मेरी दादी ठीक है ना? अब वो कैसी हैं? खतरे की कोई बात नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। अभी वो रेस्ट कर रही हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। तो दोनों भाइयों को तसल्ली मिली। विमान फिर जल्दी से रूम में चला गया। कबीर ने डॉक्टर की ओर देखा तो डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। थोड़ी देर बाद कबीर डॉक्टर के केबिन में उनके सामने बैठा था। सामने डॉक्टर खड़ा था, क्योंकि कबीर जैसी शख्सियत के सामने उसका बैठना उसके लिए नामुमकिन था। सर, मैडम इस वक्त खतरे से बाहर है, लेकिन अब आपको आगे का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। दादी को घर कब तक ले जा सकता हूँ? आप मैडम को ले जा सकते हैं, लेकिन पहले कुछ टेस्ट हैं, उन्हें कंप्लीट कराना ज़रूरी है। कबीर ने अपनी सर्द नज़रें उस डॉक्टर पर डाली और हामी में सर हिलाता हुआ कैबिन से निकल गया। उसके जाते ही उस डॉक्टर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और गटागट 2 गिलास पानी अपनी हलक से नीचे उतार दिया। केबिन से बाहर निकलते ही कबीर ने रॉकी की ओर देखा और बोला, तुम घर जाओ और डॉक्टर्स की टीम को मेंशन में प्रिया के पास भेजो। जी बॉस, रॉकी ने हामी में सर हिलाते हुए कहा तो कबीर दादी के रूम की ओर बढ़ गया। इस वक्त वो दादी को अकेला नहीं छोड़ सकता था और बाली के प्रिया के पास होने की वजह से वो टेंशन फ्री भी था। कबीर दादी के रूम में आया तो मेहमान अपना सर दादी के सीने पर रख उन्हें हक किए हुए था।
और दादी उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रही थी। कबीर बेड के पास आया और उनके माथे पर हाथ रख बोला, अब आप कैसा फील कर रही हैं दादी? दादी ने अपनी आंखें खोली तो सामने कबीर को देख उन्हें रात का वाक़या याद आ गया। उनकी आंखों में आंसू इकट्ठा होने लगे। कबीर दादी की नम आंखें देख समझ चुका था कि वो इस वक्त क्या सोच रही हैं। उसने दादी की आंखों से ढलते आंसुओं को साफ किया। साफ, मुझे आपकी आंखों में इस वक्त आंसू नहीं चाहिए। अब आप सिर्फ आराम करें। किसी भी चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वीर ने नर्म लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो ताकत थी कि दादी कोई सवाल नहीं कर सकी और मौन रही। लेकिन उनकी आंखें स्थिर नहीं थी। कुछ ऐसा था जिसे शायद वे कभी से छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उन्होंने फिर कभी से कोई ऑय कांटेक्ट नहीं किया। मेहमान ने अपने भाई की ओर देखा। उसने आज तक कबीर के किसी भी फैसले या कही गई बात को कभी नहीं टाला था। उसके लिए कबीर की कही बात पत्थर की लकीर के बराबर थी। कल रात वो भी हैरान और डरा हुआ था, क्योंकि गुस्से में कबीर का रूप हद से ज्यादा भयानक होता जाता था। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कबीर की आंखों में देख सके। तभी रूम में नर्स के साथ 2 बॉडीगार्ड अंदर आए। गार्ड के हाथ में खाने के पॉली बैग थे और वही नर्स ट्रॉली में दादी के लिए हेल्दी फूड और दवाइयाँ लेकर आई थी। कबीर ने दादी को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाया और दवाइयाँ दी। दोनों भाई अपनी दादी से बेहद प्यार करते थे और आखिर करीबी क्यों ना, परिवार कहने के लिए वो एक ही तो थी उनके लिए। इधर दूसरी ओर रॉकी कपूर मैंसन में डॉक्टर्स की टीम के साथ पहुंचा। रॉकी डॉक्टर्स को प्रिया के रूम में ले गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देख रॉकी ने सर्वेंट से पूछा, बाली और प्रिया मैडम कहाँ हैं? सर, वो दोनों तो सक्सेना मैंसन में। रॉकी की आवाज सिकुड़ गई। उसने कुछ सोचा और डायरेक्ट डॉक्टर को इंतजार करने को कहे सक्सेना मैंसन की ओर चला। रॉकी जैसे ही सक्सेना मैंसन में पहुंचा, पूरा एरिया बाहर सुनसान था। रॉकी घर के अंदर आया और पूरे हाल में नजरें घुमाई तो सामने उसे सोफे पर बाली बैठी दिखी। उसकी पीठ रॉकी की ओर थी, लेकिन रॉकी को उसे पहचानने में 1 सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लगा। रॉकी उसके पास आ जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, उसकी बंद पलकें देख वो रुक गया। उसने ना तो सांसें ली और ना ही पलकें झपकाई। वो एकटक उसके चेहरे को आंखों में कशिश लिए निहारने लगा। वो भूल चुका था कि वो यहाँ क्यों आया था। रॉकी ने जैसे तैसे खुद के होश संभाले और खांसी की आवाज करते हुए उसे पुकारा, बाली। बाली ने कोई हरकत नहीं की। रॉकी ने 2-3 बार उसे और पुकारा, लेकिन फिर भी बाली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रॉकी को ये अजीब लगा, ये आखिर यहाँ क्यों सो रही है और प्रिया मैडम कहाँ है? रॉकी ने बाली को उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया। इस वक्त उसके हाथ में कपकपी थी, तो वही दिल में एक झिझक। रॉकी ने जैसे ही बाली के कंधे पर हाथ रख उसे उठाने के लिए हिलाया, वैसे ही बाली सोफे पर लुढ़क गई। रॉकी की आंखें हैरत से फैल गईं। बाली सो नहीं रही थी, वो बेहोश थी। रॉकी ने फट से बाली को बिठाया और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला,